तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जिसको यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर को क्या देंगे भाई, हम अपने कंप्यूटर को कमांड देंगे या फिर हम कह सकते हैं कि भाई हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है? क्या दे रहे होंगे भाई, या तो कमांड दे रहे होंगे या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि भाई हमें यहाँ पर ये वाला काम करवा दें। जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस होती है, उन सारी एप्लीकेशंस को किससे क्रिएट किया जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। ठीक है? तो जब हम उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, हमारे प्रोसेसर के पास ऑटोमेटिकली क्या चली जाती है? हमारे इंस्ट्रक्शन या कमांड चली जाती है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास वो फॉर्मल लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन देंगे किसको? अपने कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है भाई? फिर बात आती है कि सर ये प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें समझ आ गई। ठीक है? कोई है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं है? चलो प्रोग्राम पर आते हैं। प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा भाई? प्रोग्राम हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। प्रोग्राम क्या होगा भाई? प्रोग्राम हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे जिनको यूज़ करके हम कोई भी काम क्या करवा सकते हैं भाई? अपने कंप्यूटर से करवा सकते हैं। ठीक है? यानी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनको यूज़ करके हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? एक पर्टिकुलर टास्क हमारे लिए परफॉर्म करेगा। वो चीज़ क्या कहलाएगी? प्रोग्राम कहलाएगी। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, सही है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, सही है? और यहाँ से मैंने इसको स्टोर करवा दिया है एक नाम के वेरिएबल। ठीक है? तो ये क्या है भाई? ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चलिए ये भी क्या है? हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि क्या कर रहा है? वैल्यू को इनपुट ले रहा है। सही है? तो प्रोग्राम क्या होता है भाई? प्रोग्राम हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि क्या करवा रहे होंगे? एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करवा रहे होंगे। ठीक है भाई? यहाँ तक कोई मसला? जी, बिल्कुल, ऐप हमारे पास क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है? जितने भी ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्स हैं। ठीक है? इसके बैक एंड पे क्या हुआ होता है? प्रोग्रामिंग वीडियो। ठीक है? So as these all are application software, that is the reason we say it app, राइट? फिर आता है भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास डिवाइड भी होती है 2 टाइप्स के अंदर। एक होता है भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस और एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है? लो लेवल लैंग्वेज फर्दर डिवाइड भी होंगी हमारे पास इनटू मशीन लैंग्वेज एंड इनटू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज फर्दर डिवाइड भी होगी इनटू असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है? या फिर इसको मशीन कोड भी कहते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे सबसे पहले। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज होगी दैट इज़ क्लोज़र टू ह्यूमन। सही है? यानी वो लैंग्वेज जो कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज़र हो, जो हमारे पास ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, जो हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज़र हो, दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज़ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है? तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है भाई? हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि क्या होगी? ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज़ होगी। ठीक है? यानी इसको बगैर पढ़े भी समझा जा सकता है। अगर मैं भाई यहाँ पर पाइथन से एक छोटा-सा कोड लिख देता हूँ, सही? फिर मैंने क्या किया भाई? मैंने एक छोटा-सा कोड लिख दिया। तो भाई अगर कोई बंदा है जिसको पाइथन नहीं भी पता, तो वो भी बता सकता है कि भाई यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं? इनपुट करवा रहे हैं, बस उसको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है? तो भाई वो बंदा भी बता सकता है हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? इनपुट करवा रहे हैं। सही है? नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के अंदर हमारे पास फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स नहीं आते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भाई हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आएँगी? पाइथन आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भाई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास सी प्लस प्लस आएगा। इसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट आएगी, जावा आएगी। सही है? फिर उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास सी शार्प आएगी, सी लैंग्वेज आएगी। ये सारी चीज़ें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आएँगी। विजुअल बेसिक आएगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं। भाई हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर हम इसको किसी भी ह्यूमन को दिखाएँ, बस उसको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। वो इसको देखकर पहचान जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। सिमिलरली मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर इस तरीके से भी अगर लिख देता हूँ, तो भाई अगर मैं पूछूँ कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी इसको देख के बोलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्लस का साइन है, 2 नम-नम क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा होगा भाई? एडिशन के रिलेटेड काम हो रहा होगा। ठीक है? तो भाई कोई नॉलेज की ज़रूरत है इसके अंदर? बिल्कुल भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज आती है हमें, हमने उसे देखकर इंटरप्रेट कर लिया। हाँ, सिंटैक्स हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है? हमें क्या चीज़ सीखना पड़ेगा? सिंटैक्स हमें सीखना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या होता है भाई? सिंटैक्स हमारे पास वो वे होता है, वो रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और वो फॉलो करने पर हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो रही होती है, रन हो रही होती है। ठीक है भाई? यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई सवाल? चलिए तो एग्जांपल्स भी यहाँ पे रिटन है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है। नेक्स्ट अप आर द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती है भाई? यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी। ठीक है? तो यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड। अभी 1-2 दिन बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर भी भाई हमने क्या देखना है कि हमें वो आसानी से क्या हो रही होगी? समझ आ रही है।
ठीक है, ऑल्दो वी आर स्टडीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या होती है भाई, यूजर अंडरस्टैंडेबल होती है। अगर मैं एक पेज के ऊपर 0101 के फॉर्म में कोड करके लिख कर दे दूं, तो भाई एक तो ये है कि भाई वो कोड करना भी मुश्किल काम होगा, और दूसरी चीज ये कि उसको समझना भी मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो उसको इतनी आसानी से हम समझ नहीं सकते। मीनवाइल जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि अभी पढ़कर दिखाई दी, वो क्या है भाई, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी लैंग्वेज से, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से क्या है, क्लोज है। ये तो इसके बाद हमने कहा कि भाई कोई ऐसा नॉलेज होने की जरूरत नहीं, इसकी नॉलेज भाई हार्डवेयर की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। यानी जब हम पाइथन में कोड लिख रहे होंगे, जब हम जावा में कोड लिख रहे होंगे, तो हमें ये चीज पता होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे पास प्रोसेसर कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, कि भाई हमारे पास जो प्रोसेसर यूज हो रहा है उसमें हम किस तरीके से कौन से टाइप की इंस्ट्रक्शन को यूज करें। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हमें देखने की जरूरत, हमें पता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट है उसके बारे में हमें पता होने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट राइट द कोड, जो हमें काम करवाना है हम उसके रिलेटेड कोड लिखेंगे एक पर्टिकुलर सिंटेक्स के अंदर, और वो कोड रन होकर वो हमें काम होकर मिल जाए। ठीक है, तो प्रोग्रामर को सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पता होनी चाहिए, लैंग्वेज पता होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज का सिंटेक्स पता होना चाहिए, बाकी काम वो खुद ही कर लेगा। वो जो ट्रांसलेटर है, जो हमारा कन्वर्टर है मशीन लैंग्वेज वाला, वो खुद ही कर लेगा। बेनिफिट्स बताते हैं। बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट है भाई, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी हो, इतना ज्यादा हमें उसको याद बात करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 दफा करोगे तो इसे याद रहेगा। साथ ही साथ हमने कहा भी इसको रीड करना भी आसान है। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई प्रिंट कर रहे हैं, तो भाई प्रिंट का क्या मतलब है, आउटपुट करना। सही है, प्रिंट का क्या मतलब हुआ, आउटपुट करना। अगर कहीं पे सम लिखा है तो सम का क्या मतलब होता है भाई, एडिशन। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें मसला नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई लिखने में भी मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि हमें अलग से उसकी कोई स्पेलिंग याद करनी है। ठीक है, इजियर टू डिबग, क्यों, क्योंकि भाई अगर तुम लोग कोई ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तुम लोग क्या लिख रहे हो भाई, तुम लोग कोई ऐसे लिख रहे हो अपने टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो ऐसे इंग्लिश के पेपर में, तो हुआ क्या भाई, उसको हमें क्रॉस चेक करने की क्या सही लिखा है, पंक्चुएशन की मिस्टेक तो नहीं है, या इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। तो वो चीज हम लोग क्या कर सकते हो, एक दफा उसको स्कैन थ्रू करोगे तो लोग उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें पहले इसको डिबग करना है, इसमें से एरर को फाइंड आउट करना, उसको सही करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, सो एज इट इज इजियर टू रीड एंड राइट, इट विल टेक लेस टाइम टू कोड। सही, कम टाइम में अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट्स को कैसे याद करोगे भाई, बेनिफिट्स को याद करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड क्यों है, क्योंकि भाई इट इज इजियर टू रीड एंड राइट। सही है, इस तरीके से साथ साथ सारे बेनिफिट्स याद करेंगे। इजियर टू अंडरस्टैंड क्यों भाई, क्योंकि इट इज इजियर टू रीड एंड इट इज इजियर टू राइट। सही, इजियर टू रीड राइट है तभी क्या है भाई, इजियर टू डीबग। सही, जब ये इजियर टू डीबग है तो भाई इसके अंदर हमारे पास लेस टाइम लगेगा कोड करने में, तो ये रहेगा तो उसको हम सही कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई हम उसको एक दफा लिखेंगे और उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब होगा, इस बात का मतलब ये हुआ कि मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, एक मॉड्यूल बना दिया। ये मॉड्यूल अब मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज इट इन माय ऐप 1, आई कैन यूज इट इन माय ऐप 2, आई कैन यूज इट इन माय ऐप 3। चलिए इसको V2 में हम देखेंगे विद द नेम ऑफ सबरूटीन या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी इसको इस तरीके से समझो कि भाई एक दफा अगर कोई चीज लिख ली तो उसको हम एक से ज्यादा जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ, पोर्टेबल हो सकता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पे आया था 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन था कि भाई डिस्क्राइब द रीजन ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। कि भाई आप क्यों हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम कोड लिखते हो। भाई इसमें कुछ नहीं करना, जो रीजन हमने ऊपर पढ़े हैं, जो फीचर्स हमने ऊपर पढ़े हैं, उन्हीं को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है, खत्म बात। क्या बोला भाई मैंने कहा भाई इट इज क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैंने कहा भाई इट इज क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज या फिर ह्यूमन लैंग्वेज। देयरफॉर क्या होगा भाई, हमारे पास इजियर टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। सही, क्लोजर है ह्यूमन लैंग्वेज के, तभी तो ये क्या है भाई, हमारे पास इजियर है कि हम इसको रीड करें, राइट करें, अंडरस्टैंड करें। साथ ही साथ मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, पोर्टेबल लैंग्वेज होने का क्या मतलब है कि उसको एक दफा लिखूंगा और उसको मैं कहीं पर भी किसी भी दूसरी एप्लीकेशन बनाते हुए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी दूसरी एप्लीकेशन बनाते हुए क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो भाई वी कैन यूज देम ऑन मल्टीपल ओकेजन बाय राइटिंग वंस। ठीक है, तो क्या ये वही पॉइंट हो गया कि राइट वंस यूज एनीवेयर। ये फिर उसके बाद कहा कि भाई इट डज नॉट बर्डनाइज द प्रोग्रामर। क्यों भाई, क्योंकि भाई प्रोग्रामर को सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए। प्रोग्रामर को ये नहीं पता होना चाहिए कि अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, किस तरीके से वो प्रोसेसर काम करेगा, या उस प्रोसेसर के लिए हमें जनरल सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज करनी है या हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ मैंने कहा कि भाई जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास वो क्या होंगी, उनके पास क्या होंगे, रिटन फंक्शन होंगे। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास, उनके पास क्या होंगे भाई, हमारे रिटन फंक्शन होंगे। यानी जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का मैन्युफैक्चरर है, यानी जो हमारा पाइथन का क्रिएटर है, उसने क्या किया, उसने कुछ रिटन फंक्शंस डाल के दिए, उसने कुछ फंक्शंस पहले से बनाकर हमें दिए हुए हैं। उन फंक्शंस को हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूज कर लेंगे। ठीक है, आसान होगी ना जिंदगी, हमें सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा हमें इनपुट करना है, तो भाई इनपुट के लिए मुझे पाइथन के अंदर नया फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ इधर मैं अभी क्या करूंगा भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ इधर इनपुट के अंदर जो भी चीज मुझे इनपुट करवानी है उसका मैसेज डालूंगा, और मैसेज डालने के बाद उस चीज को ऑटोमेटिकली स्टोर करवा दूंगा। मुझे ये नहीं करना कि भाई पहले मैं उसका फंक्शन बनाऊं इनपुट करने का, फिर उसके बाद मैं उस फंक्शन को यूज करूं।
कुछ फंक्शंस जो कि मुझे एक्सटर्नली बनाने पड़ेंगे, जो कि मुझे यूज़ करने हैं, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, वो अलग चीज़। लेकिन फंक्शंस हमें बिल्ट इन मिलेंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे हमारे पास क्या होगा, भाई इन बिल्ट इन फंक्शन से कि हमारा जो टाइम है ना वो बचेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे फंक्शन पहले से बने बनाए मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा, मुझे फंक्शंस को बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई। दिस वाज हाई लेवल लैंग्वेज। सो इफ वी टॉक अबाउट लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है विच इज क्लोजर टू अवर कंप्यूटर सिस्टम। क्लोजर टू कंप्यूटर सिस्टम का मतलब हुआ कि भाई इट इज क्लोजर टू द हार्डवेयर, इट इज क्लोजर टू द प्रोसेसर। ठीक है, यानी लो लेवल लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, सिर्फ एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। पार्ट ऑफ दैट हम इसको, जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं, उस तरीके से नहीं करना पड़ता। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए। सही है, एक्सटेंसिव नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि भाई हमें हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये किस टाइप का हार्डवेयर है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर हमारे पास चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस बारे में पता होनी चाहिए। दो टाइप की लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास। एक होती है भाई असेंबली लैंग्वेज, एक होती है भाई हमारे पास मशीन कोड। बेनिफिट क्या होगा लो लेवल लैंग्वेज को यूज करने का या फिर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने का? सबसे पहला बेनिफिट कि भाई यहाँ पर हमारे पास स्पेशल हार्डवेयर यूज हो रहा हो। ठीक है, स्पेशल हार्डवेयर का मतलब ये हुआ कि भाई प्रोसेसर यहाँ पर हमारे पास जो यूज होगा, उस प्रोसेसर की बेसिस पे हम क्या कर रहे होंगे, उस प्रोसेसर की बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। ठीक है, उस प्रोसेसर की बेसिस पे हम क्या कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। यानी किस टाइप का प्रोसेसर यूज हो रहा है, उस चीज को देखते हुए किस टाइप का हार्डवेयर यूज हो रहा है, उस चीज को देखते हुए हम अपने कोड्स को जनरेट करेंगे। आइदर अवर कोड्स विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हमारा जो प्रोसेसर है वो कॉम्प्लेक्स कोड्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, या फिर हमारा जो कोड होगा दैट विल बी सिंपल। ठीक है, सेकेंडली हमने कहा कि भाई इट डजंट टेक अप मच स्पेस इन मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो मेमोरी है, ठीक है, यानी हमारी जो मेमोरी स्पेस है, वहां पर फ्यू लाइंस ऑफ कोड क्या होगा, जाकर स्टोर होगा। हमें उसको ज्यादा जो है ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमें उसको क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई हमारे पास जो ट्रांसलेशन के बाद वाली फाइल है, फिर ट्रांसलेशन से पहले वाली फाइल है, ये वाले चक्कर नहीं होंगे। ठीक है भाई, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई ये मशीन डिपेंडेंट है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाई प्रोसेसर को देखते हुए हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि भाई ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, यानी हर मशीन का अलग अलग क्या बन रहा होगा भाई, प्रोग्राम कोड बन रहा होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि हमारी मशीन किस प्रोसेसर पे रन कर रही है और हमारी मशीन किस टाइप की है। साथ ही साथ शॉर्टर कोड्स होंगे। ठीक है, क्या होगा भाई, हमारे पास कोड्स क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शंस मिल रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स कोड लिखने के। ठीक है, तो इफ वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स कोड, तो वी कैन डू the same work which we are doing in high level language in 150 lines, उसको हम कर सकते हैं आराम से in 50 lines, in 70 lines। ठीक है भाई, साथ ही साथ हमने कहा कि भाई शॉर्टर कोड किस सेंस में मिलेंगे हमें, यहाँ पर शॉर्टर कोड हमें मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम यहाँ पर जो कोडिंग कर रहे हैं उसके अपने कुछ इंस्ट्रक्शन सेट है, और उस इंस्ट्रक्शन सेट की बेसिस पे हम प्रोग्राम को कोड कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कहा भाई कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। कंपाइल मतलब कि भाई हमें यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शॉर्टर कोड होंगे तो इट विल रन मोर क्विकली। है, हमें नहीं चाहिए कि भाई हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो भी हमारे मेमोरी में जाकर स्टोर हो। ठीक है, हमें क्या नहीं चाहिए कि भाई जो हमारा ट्रांसलेटर है वो भी हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो।
सही हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक मसला यही आता है कि भाई मेमोरी स्पेस ज्यादा ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर जो भी हमारे पास मेमोरी है उस मेमोरी में हमारे पास ट्रांसलेटर भी स्टोर हुआ होगा, ठीक है, जो उस कोड को ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेटर भी मेमोरी में है, कोड भी मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ है। सही है, सोर्स कोड भी मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ है, ऑब्जेक्ट कोड भी मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे। अगली चीज आएगी हमारे पास रीजन टू यूज, कि भाई हम इसको क्यों यूज करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस को हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि भाई हमारी प्राइमरी मेमोरी है, हमारी रैम है, उधर ये क्या कर रहा होगा भाई, रैम के अंदर ये कम स्पेस यूज कर रहा होगा। ये पहला रीजन क्या है कि इट विल टेक लेस स्पेस इन अवर प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडली शॉर्टर कोड होगा जिसकी वजह से फास्टर रन कर रहा होगा। ठीक है, थर्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई ये हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड को क्या कर देता है, प्रोग्राम की इंक्रीज कर देता है। यानी जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा क्विकली क्या हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है प्रोसेसर कैन डायरेक्टली एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं। तो ये भाई आगे बढ़ते हैं। अगली चीज तो हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कह लो या फिर मशीन कोड कह सकते हो, बोथ आर सेम। मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड हमारे पास क्या होता है भाई, मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड इज बेसिकली द 0 and 1 फॉर्मेट। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड हमारे पास क्या है भाई, 0 और 1 फॉर्मेट है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय whom, बाय द कंप्यूटर। सही है, इसे को सिर्फ कौन समझेगा भाई, कंप्यूटर समझेगा। क्या? मशीन लैंग्वेज। सही है, और इसको हमें ट्रांसलेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, क्यों क्यों नहीं करवाते भाई इसको ट्रांसलेट, क्योंकि ये खुद ही हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो जब कोई चीज हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में है तो हमारा कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ लेगा, हमें उसको ट्रांसलेट कराने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, इट विल मेक यूज ऑफ व्हाट, इट विल मेक यूज ऑफ बाइनरी नोटेशन। बाइनरी नोटेशन इज 0 and 1 फॉर्मेट। as binary notation is difficult to understand by humans। ठीक है, क्योंकि बाइनरी नोटेशन ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ह्यूमंस के लिए समझना बाइनरी नोटेशन को, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना। तो हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, एक नई लैंग्वेज लेकर आएंगे जो कि हमारे पास क्लोजर होगी कंप्यूटर के। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, क्लोजर होगी हमारे ह्यूमन के भी। सही, तो जो हमारे पास ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस भी क्या कर लें, आराम से कोड कर सके, और साथ ही साथ उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर भी क्या कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम क्या लेकर आए, हम लेकर आए असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो भाई असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास एक अलग लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। और इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है उसको ह्यूमंस के लिए क्या करेगा, इजी बनाएगा। ठीक है, ह्यूमंस के लिए क्या करेगा भाई, इजियर बनाएगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर के भी क्या रखेगा, क्लोजर रखेगा। ठीक है, कंप्यूटर के भी क्या रखेगा, क्लोजर रखेगा। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज द फर्स्ट स्टेप टू इंप्रूव द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एंड मेक मशीन लैंग्वेज मोर अंडरस्टैंडेबल। सही, तो जहाँ हमें 0 और 1 के अंदर प्रोग्रामिंग करने में मुश्किल होगी थी, तब हमने कहा कि भाई असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास बनती है बाय यूजिंग कोड एंड ऑपरेंड। सही, चैप्टर 3 में हमने इंस्ट्रक्शन सेट के टॉपिक के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि भाई कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। तो इफ वी टॉक अबाउट असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा भाई, कोड और ऑपरेंड को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ तक मतलब सबको क्लियर है। सो अब आते हैं इसके फीचर्स। फीचर क्या है हमारे पास, सबसे पहला फीचर क्या है, हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। सेकंड फीचर क्या है कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सही, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास क्लोजर है किसके, कंप्यूटर के। ठीक है, सारी सारी लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं भाई, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास हमारे कंप्यूटर के क्लोजर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर उसको ज्यादा आसानी से समझ सकता है, ह्यूमन उसको इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। साथ ही साथ हमने कहा कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, निमोनिक कोड्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे भाई, निमोनिक कोड्स। दीज निमोनिक कोड्स आर लाइक ऐड, लोड, स्टोर। तो ये इस टाइप के हमारे पास क्या होंगे, निमोनिक कोड्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया था भाई, ये हमने बना लिया था छोटे छोटे कोड्स बना लिए थे। और इन कोड्स का क्या क्या काम होता था भाई, इन कोड्स को हम यूज करते थे एज अवर कूब कोड। सही, यानी ये हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, जिस चीज पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, जिस मेमोरी लोकेशन पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, जिस वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, वो वैल्यू क्या कहलाती थी भाई, ऑपरेंड।
क्लियर है अभी यहाँ तक कोई मसला? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है भाई बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। अगर बेनिफिट्स को देखें तो भाई अगेन इट विल नॉट टेक मच स्पेस इन अवर मेमोरी, वही चीज जो लैंग्वेज की थी। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई इट विल परफॉर्म टास्क हुई थी क्यों टू गेट क्लोजर टू कंप्यूटर, मशीन डिपेंडेंट है। साथ ही साथ भाई इट इज मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वही बेनिफिट्स हैं जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज के। अब आते हैं न्यूमेरिक कोड्स के अंदर। न्यूमेरिक कोड्स हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं जो कि हम असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया था अभी कि एलडीडी हो गया हमारे पास, एसटीओ हो गया हमारे पास, सीएमपी हो गया हमारे पास, इसी तरीके के मल्टीपल बहुत सारी चीजें होती हैं। कंपैरिजन के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हमारे पास डिफरेंट होगी, सिलेक्शन के रिलेटेड डिफरेंट होगी, डेटा को लोड करने के रिलेटेड डिफरेंट होगी, एग्जीक्यूशन के रिलेटेड डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हमने उसको बस कोड असाइन कर दिए कि भाई हर काम एक कोड कह रहा हो। तो हम पहले कोड लिखेंगे और जिस मेमोरी लोकेशन पे या जिस वैल्यू के साथ परफॉर्म करवाना है वो चीज हम इसके आगे लिखते थे। तो अगर मैंने लिखा एसटीओ 23, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई एक छोटी सी यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पेपर में नहीं लिखा उन्होंने। मैंने कहा भाई एलडीएम, मैंने कहा भाई एलडीएम 63 एड 64, बल्कि ऐड करवा देते हैं हम 1, और फिर उसके बाद एस टी ओ 26। तो भाई अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर शॉर्ट में डिफाइन करूँ तो 63 हमारे पास ऐड हो रहा है 1 के साथ। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 63 हमारे पास ऐड हो रहा है 1 के साथ, और जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर जाके कहाँ पे स्टोर हो रहा है, मेमोरी लोकेशन 26 में। ठीक है, तो ऐड होकर जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, मेमोरी लोकेशन 26 में। ठीक है, तो ये काम हमारे पास हो रहा होता है असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ तक आंसर। मैंने अभी निमोनिक कोड्स की एग्जाम्पल यहाँ पर दे दी है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इनको याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दीस थिंग्स। सही है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का क्या काम होगा भाई, जो एक एक्चुअल ट्रांसलेटर का काम होता है भाई, ये हमारे पास एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने कहा भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो हमारा जो भी सोर्स कोड है उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो भाई हमारा सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड हमारे पास वो कोड होता है जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या फिर असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो जो कोड हम लिख रहे हैं वो कोड क्या कहलाएगा बेटा, सोर्स कोड। ठीक है, क्या कहलाएगा, सोर्स कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके ले आता है ऑब्जेक्ट कोड में, और ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन कोड, यानी दिस इज 0 and 1 फॉर्मेट। ठीक है भाई, यहाँ तक मतलब इट इज अ प्रोग्राम, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रिटन प्रोग्राम यानी सोर्स कोड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट कोड। सही है, तो अगर याद हो कि भाई हमने लिंकर्स के अंदर क्या किया था, लिंकर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड हो। ठीक है, लिंकर क्या काम कर रहा था, लिंकर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड्स को आपस में कंबाइन कर रहा था। ठीक है भाई, और कंबाइन करके एक सिंगल फाइल बना रहा था। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास मशीन कोड इंस्ट्रक्शन होती है, यानी 0 और 1 फॉर्मेट में हमारे पास पूरी प्रोग्रामिंग हुई भी होती है। यहाँ तक बात समझ आ गया भाई। सबसे पहला हमारे पास, अच्छा टोटल कितने लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं भाई, हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। सबसे पहला लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास आता है भाई असेंबलर, दूसरा आता है कंपाइलर, तीसरा आता है इंटरप्रेटर। सही है भाई, एक एक करके तीनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है भाई हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। सही है, क्या करेगा भाई, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा इसमें मशीन कोड के अंदर। सही है, और कैसे करेगा भाई, ऑल एट वंस। सही, कैसे करेगा भाई, ऑल एट वंस, क्या मतलब हुआ कि भाई अगर मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे के पूरे कोड को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे कोड को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा।
ट्रांसलेट कर दे। फीचर्स के बाद में भाई कंपाइलर के सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये क्या प्रोड्यूस करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या प्रोड्यूस करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करेगा। ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब बात आती है भाई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या हो। एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास वो फाइल होगी जिसको एक क्लिक करोगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। या इसको फाइल की जगह एप्लीकेशन की टर्म में समझते हैं। मैंने कहा भाई जूम एप्लीकेशन, तो जो जूम एप्लीकेशन है उसको जब तुम ओपन करोगे, उसको क्लिक करोगे तो क्या होना शुरू हो जाएगी भाई, लोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो विद इन फ्यू सेकंड्स पूरी की पूरी जूम एप्लीकेशन दोनों के पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी जूम एप्लीकेशन दोनों के पास ओपन हो जाएगी। ऐसे ही भाई, तो ये क्या है, ये होता है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसको तुम लोग एक दफा क्लिक करो तो वो फॉरन से क्या हो जाए, ओपन हो जाए। उसको तुम लोगों को खुद से ट्रांसलेट ना करना पड़े। यहाँ तक क्या ये बात समझ आ रही है। अगली चीज ये है कि भाई कंपाइलर हमें क्या करके देगा, एरर डायग्नोस्टिक्स देगा कि भाई हमारे कोड के अंदर कौन सी लाइन में एरर है, क्या क्या एरर है, ये सब कुछ कौन बताएगा कंपाइलर। तो ये चीजें आती है भाई एरर डायग्नोस्टिक्स। फिर इसके बाद हमने कहा कि भाई जो हमारे पास कोड होता है, कंपाइलर होता है, वो क्या करता है, कंपाइलर रन्स द ऑब्जेक्ट फाइल डायरेक्टली ऑन आवर प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अगर एक दफा प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, ठीक है, तो उसको जो है हमें बार बार रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। सही है, हमें उसको बार बार रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर दे देगा, तो बस हमें उसको क्लिक करना है और वो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर हमने प्रोग्राम को एक दफा कंपाइल कर लिया तो उसको दोबारा से रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं, और जनरल यूज के भाई जब आप लोग यूज कर लो। साथ ही साथ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सोर्स कोड को टू रन इट मोर एफिशिएंटली। ये हम क्या कर सकते हैं भाई, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सोर्स कोड को। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है सोर्स कोड को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, ताकि वो कम टाइम में अपना काम करके बंद हो जाए। सही है, ये काम किसका होता है भाई, ये काम होता है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर में एक मसला आता है, और वो ये है कि भाई कंपाइलर ये पूरे पूरे कोड को कंपाइल करेगा। ये अगर ये पूरे पूरे कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद ये जो है ना हमें एरर डायग्नोस्टिक्स करेगा अगर कोई एरर होगा। ठीक है, और अगर कोई एरर होगा तो कंपाइल नहीं होगा हमारा कोड। ठीक है, अगर कोई एरर है तो हमारा जो कोड है वो कंपाइल नहीं होगा। सही, आधा कोड भी हमारा कंपाइल नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से समझो कि भाई आधा कोड तुम लोगों का सही है, आधा कोड तुम लोगों का क्या है भाई, कहीं पे एरर आ गया किसी एक जगह। तो अगर एक छोटा सा भी एरर आता है, ठीक है, अगर एक छोटा सा भी एरर आता है तो कंपाइलर उस कोड को कंपाइल नहीं करेगा जब तक वो कोड 100% करेक्ट ना हो। सही है भाई। ड्रॉबैक्स पर आते हैं भाई इसके। ड्रॉबैक क्या है भाई, सबसे पहला ड्रॉबैक इसका क्या है कि सोर्स कोड नीड टू बी रिकम्पाइल्ड अगर हमने कोई भी चेंज की। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कहा कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कोड बना लेना है। सही है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कोड बना लेना है। हमने यहाँ पर क्या किया भाई, एक कोड बना लिया। मैंने कहा भाई नम इनपुट। सही है, सम। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रिंट सम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया हमारा कोड। सही। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा कि भाई मुझे करना है क्या, मुझे यहाँ पर कोड को चेंज करना है। सही, मुझे क्या करना है भाई, कोड को चेंज करना है। मैंने कहा भाई अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय नम करता हूँ या फिर नम प्लस नम करता हूँ, तो बात तो वही हो गई। ठीक है, ठीक है, अगर तुम लोग 2 + 2 करते हो या 2 × 2 करते हो तो उसका मतलब तो सेम हो गया। सिमिलरली 3 × 2 = 6 और 3 + 3 भी क्या होगा, 6 होगा। तो मैंने कहा कि मैं ये चीज चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको चेंज करना है। मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया भाई, इधर से रिमूव कर दिया, और इधर मैंने क्या कर दिया, नम प्लस नम कर दिया। आंसर सेम आएगा, लेकिन ये जो छोटा सा चेंज मैंने किया है उसके लिए मुझे पूरे के पूरे कोड को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोड को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ की बात समझ आई।
हाँ, क्योंकि तुम्हारा पूरा कोड ट्रांसलेट करा होगा ना। साथ ही साथ मैंने कहा डिफिकल्ट टू फाइंड एरर। ठीक है, डिफिकल्ट टू फाइंड एरर का मतलब हुआ कि भाई पूरा का पूरा कोड है, इस पूरे के पूरे कोड के अंदर मैंने कहा भाई 1000 लाइन्स, उस 1000 लाइन्स में ये अपनी एरर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बना कर देगा कि भाई यहाँ पर आपके पास जो है इधर एरर आ रहा है। ठीक है, तो आपको उस जगह को ढूंढना है और क्या एरर आ रहा है उसको सोचना है। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर व्हेन कंपाइलिंग या व्हेन कंपाइलर विल स्टॉप। जब कंपाइलर जो है वो अपने आप को हॉल्ट करेगा, अपने आप को रोकेगा और जो सोर्स कोड है उसको कंपाइल नहीं करेगा, तो कहाँ पर एरर आ रहा है यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। सेकंडली हमने कहा कि भाई सोर्स कोड आपका 100% होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाएगा। ठीक है, आपका जो सोर्स कोड है दैट मस्ट बी 100% करेक्ट, तभी वो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। सही, वरना फिर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनेगी। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव इंटरप्रेटर। ठीक है, अभी इसी हमारे पास क्या आ गई, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है भाई, इंटरप्रेटर में काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, बस ऑल एट वंस नहीं करेगा, एक एक लाइन करके करेगा। यानी अगर ये हमारा कोड है, इंटरप्रेटर क्या करेगा भाई, पहले इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर 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 इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा। सही है भाई। मीन वाइल कंपाइलर क्या करेगा, अगर ये हमारा कोड है तो कंपाइलर इस पूरी चीज को उठा के ट्रांसलेट करेगा। सही है, इंटरप्रेटर कैसे कर रहा था, एक एक लाइन करके कर रहा था। सही है, यहाँ से बात समझ आई, दोनों का डिफरेंस समझ आया। सो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास इंटरप्रेटर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर। ठीक है, इसको इधर कोड कर लो, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा लाइन बाय लाइन। सही है, क्या करेगा भाई, ये हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी जो भी जिस भी लैंग्वेज में लिखा है, पाइथन में लिखा है, जावा में लिखा है, किसी में भी लिखा है, उसको ये 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखकर आ जाएगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या करा होगा भाई, ट्रांसलेट करा होगा एक लाइन को एक वक्त में, विच मीन्स कि भाई एक ऐसी ट्रांसलेशन चल रही होगी हमारे पास। अगर मैंने कहा भाई ये मेरे पास मेरा कोड है, ठीक है, तो पहले मेरे पास ये वाली लाइन ट्रांसलेट होगी, पहले मेरे पास ये वाली लाइन क्या होगी, ट्रांसलेट होगी, फिर मेरे पास ये वाली लाइन ट्रांसलेट होगी, फिर मेरे पास ये वाली लाइन ट्रांसलेट होगी, फिर मेरे पास ये वाली लाइन ट्रांसलेट होगी। ठीक है, तो अगर किसी एक लाइन में भी मेरे पास कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई इस थर्ड लाइन में हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया, तो इफ वी हैव एरर ओवर हियर एट लाइन नंबर 3, तो मेरा कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और मुझे ये बात पता होगी कि भाई यहीं पर मेरे पास क्या है, मसला है, इसी लाइन में मेरे पास क्या है, मसला है। ठीक है, कैसे पता चला कि भाई अगर मसला नहीं है तब तो ये ट्रांसलेट कर रहे हैं मजे से। ठीक है, अगर मसला है, अगर कोई एरर है, तब ये क्या कर जाएगा भाई, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है भाई, बेनिफिट होता है। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो साथ साथ अगर हम इंटरप्रेटर यूज करें तो इंटरप्रेटर के थ्रू हम साथ साथ क्या करते जाएंगे, एरर को रिमूव करते जाएंगे। तो रन एरर डायग्नोस्टिक्स, साथ ही साथ स्टॉप एग्जीक्यूटिंग व्हेन एन एरर अकर्स। ठीक है, यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो पार्शली क्या हो चुका होगा, कंपाइल हो चुका होगा। अगर यहाँ पर एरर आ रहा है, कंपाइलिंग इंटरप्रेट हो चुका होगा। अगर यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है तो बाकी ये क्या हो चुका है, मेरे पास ट्रांसलेट हो चुका है। सही, फिर मैंने कहा बेनिफिट्स क्या थे, बेनिफिट्स की क्या है, बेनिफिट हमारे पास इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं जैसे जैसे वो अकर हो रहा है, विच मीन्स भाई अगर एक लाइन में मेरे पास एरर आ रहा है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा इंटरप्रेटर, और मैं यहीं पे एरर को क्या कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। एनी चेंजेस कैन बी सीन इमीडिएटली। ठीक है, यानी अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ अपने कोड में तो वो चेंज क्या हो जाएगा भाई, फौरन नजर आएगा। इट इज इन सेंस कि भाई अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ num is equals to input एंटर, सही है, या फिर मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, प्रिंट num। सही है, तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कैसी लिखी हुई आएगी, num लिखा हुआ है। सही है, अब मैंने कहा भाई मैं इस लाइन को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने num की जगह क्या लिख दिया, मैंने num की जगह लिख दिया sum। तो जब मैं यहाँ पर इंटरप्रेटर को रन करूंगा तो फौरन ही मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सम लिखा हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर है भाई, तो जो भी चेंज है वो हम इमीडिएटली देख सकते हैं। साथ ही साथ इट कैन रन पार्शली रनिंग कोड, तो जैसे कि बताया था कि भाई अगर ऊपर मेरे पास ये इंटरप्रेट करता हुआ है, इधर एरर, तो ये बाकी चीजें क्या हुई होंगी, ट्रांसलेट हो चुकी होंगी, तो ये ऊपर वाला कोड मेरे पास आराम से चलेगा। एरर और एरर के बाद वाला कोड ट्रांसलेट नहीं हुआ तो वो अभी रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इट कैन रन पार्शली रनिंग कोड। ड्रॉबैक क्या है कि भाई इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एग्जीक्यूटेबल फाइल। सही है, क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, दैट इज द रीजन व्हाई हमारे पास इंटरप्रेटर इज नीडेड एट रन टाइम।
सही है। इंटरप्रेटर इज नीडेड एट रन टाइम का क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर हमें इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, यानी जो यूजर होगा उसको इंटरप्रेटर की जरूरत होगी अगर उसको कोई सा भी प्रोग्राम ओपन करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर हमारे पास अगर जूम एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ या अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब की बात करता हूँ, भाई यूट्यूब पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे जैसे ही तुम लोग जाके ओपन करने की रिक्वेस्ट डालोगे, यानी इफ यू ट्राई टू ओपन यूट्यूब, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जैसे ही तुम लोग जाकर यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो द टाइम यू विल क्लिक, तुम लोगों को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, यानी तुम लोगों के पास यूट्यूब का पूरा कोड अवेलेबल होगा कि भाई इसके अंदर क्या सारे काम कैसे हो रहे हैं, और उस कोड को पहले तुम लोग खुद से क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे, और इंटरप्रेट करने के बाद अपना इंटरप्रेटर में डाल के ट्रांसलेट करोगे, और वो करने के बाद तुम लोगों का यूट्यूब क्या होगा, ओपन होगा। सही है, एंड दिस विल बी डन एवरी टाइम यू विल ओपन यूट्यूब। ये चीज क्या कहलाती है कि भाई एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस नहीं हो रही और इंटरप्रेटर शुड बी अवेलेबल व्हेन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ठीक है, यूजर के पास सोर्स कोड का एक्सेस होता है और उसी सोर्स कोड को इंटरप्रेटर के अंदर डालने के बाद यूजर क्या करता है, उस प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद खुद से ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद उसको यूज करेगा। यहाँ से बात समझ आ गई। हाँ, जैसे हमारे पास जीटीए के अंदर चीट कोड्स होते थे जो कि हम लोग चेंज कर लेते थे, चेंज करते थे तो क्या होता था कि भाई हमारे पास वो चीज आ जाती थी गेम के अंदर जो कि हम चेंजेस करते थे, तो वो एक टाइप का हमारे पास एग्जाम्पल हो सकती है इसकी। सही है? अगली चीज आती है भाई समरी ऑफ ट्रांसलेटर्स। असेंबलर को हमने कवर नहीं किया क्योंकि असेंबलर को हमने यहाँ पे कवर करना था। असेंबलर क्या होता है भाई, उसको भी देख लेंगे। अच्छा, ये इनके डिफरेंसेस भी हैं और समरी भी है, तो इसको इस तरीके से देख सकते हो कि भाई यहाँ पर अगर सिर्फ इस चीज को याद करके चले जाओगे तब भी हो जाएगा काम, लेकिन जो ऊपर पड़ा है उसको याद करना जरूरी है। दीज आर द डिफरेंसेस। सबसे पहली चीज, कंपाइलर क्या करेगा भाई, कंपाइलर अपने हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। सही, कंपाइलर का अगर देखते हैं, कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन कोड में। सही, और एट वंस। सही, ऑल एट वंस। इंटरप्रेटर क्या करेगा भाई, इट विल एग्जीक्यूट हाई लेवल प्रोग्राम a statement at a time। सही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की है, a statement at a time यानी लाइन बाय लाइन। असेंबलर क्या करेगा भाई, ट्रांसलेट लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन को। सही है, फिर उसके बाद कंपाइलर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है। असेंबलर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है। इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस नहीं करता। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई कंपाइलर में वन हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसमें, मल्टीपल मशीन कोड इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट को मल्टीपल मशीन कोड इंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर में वन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट को हम सेवरल मशीन कोड इंस्ट्रक्शन में यूज करके क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। असेंबलर में वन लो लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं वन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ सेवरल में और यहाँ पर वन में। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि जो हमारे कंपाइल्ड प्रोग्राम है उनको हम विदाउट कंपाइलर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिमिलरली असेंबल्ड प्रोग्राम यानी वो प्रोग्राम जिनको हमने ट्रांसलेट किया यूजिंग असेंबलर, हमको हम क्या कर सकते हैं, विदाउट एन असेंबलर यूज कर सकते हैं। इंटरप्रेटर जो है, जो प्रोग्राम इंटरप्रेटर के थ्रू हमने क्या किए हैं, कन्वर्ट किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, उनको बगैर इंटरप्रेटर के हम यूज नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमने कहा भाई कंपाइलर के थ्रू जो हमने प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर को हमसे उस वक्त यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली जब हम कोई प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हों। सही है, क्यों, क्योंकि भाई हम इस तरीके से सोर्स कोड अपने यूजर्स को नहीं दे सकते। अगर मैं सोर्स कोड सब यूजर्स को दे दूंगा, होगा क्या भाई, उसका यूजर क्या करेगा, उसके अंदर चेंजेस करेगा और अपना वर्जन लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इंटरप्रेटर के थ्रू ट्रांसलेट करने के बाद हम नहीं देते, हम क्या करते हैं, पहले उसको कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको जनरल यूज के लिए दे देते हैं। असेंबलर क्या करता है भाई, असेंबलर जो है वो भी यही काम करेगा। असेंबलर प्रोग्राम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए, यानी इसमें भी सोर्स कोड देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसको और से देखो तो भाई कंपाइलर और असेंबलर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, कंपाइलर और असेंबलर बहुत हद तक हमारे पास क्या है भाई, सिमिलर है। अगर कंपाइलर को याद करोगे तो असेंबलर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस एक चीज का डिफरेंस है। ठीक है भाई, यहाँ पे बात समझ आ गई। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर